आप सबका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं जय बायोकेमिस्ट्री में। ये लेक्चर नंबर सेकंड होगा सर्कुलेटरी सिस्टम का। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले लेक्चर में हमने प्लाज्मा तो कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट कर लिया था हमने? प्लाज्मा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना? प्लाज्मा तो कंप्लीट हो गया था। एक मिनट क्या हो गया? ठीक है, हमने प्लाज्मा तो कंप्लीट किया ही था। ओके। कौन सा पेन ले? यही रेड पेन, ठीक है। प्लाज्मा हमने कंप्लीट कर लिया था। हमको पता है कि प्लाज्मा ब्लड का कितना भाग बनाता है, यानी कितना भाग बनाएगा 100% में? 55% जो पार्ट है वो प्लाज्मा बनाएगा। 55% पार्ट ब्लड का कौन बनाएगा? प्लाज्मा बनाएगा। ठीक है। अब बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करेंगे, यानी हमारा जो ब्लड है, हमारे जो ब्लड है उसमें जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना, जो आपको बोलना चाहिए निर्माणकारी तत्व है, वो कौन कौन है? ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बेटा तीन लोग आते हैं। एक तो सबसे पहला आएगा आपका आरबीसी। आरबीसी जिसको आप एरिथ्रोसाइड भी बोलेंगे, यहाँ पर एरिथ्रोसाइड जो लिखा हुआ है ये एरिथ्रोसाइड। आपका आएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइड भी बोल सकते हैं। और जो तीसरा आएगा वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स बेटा ये क्लॉटिंग सेल्स हैं, है ना? क्लॉटिंग सेल्स है ये। यानी ब्लड का जब क्लॉटिंग करना होगा तो प्लेटलेट्स ही आप टूटेंगे और क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं, जिसको आप सॉरी आरबीसी का क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड का 45% भाग बनाते हैं। 45% भाग कौन बनाएगा? हमारे ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें कौन कौन है बेटा? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। एरिथ्रोसाइट एरिथ्रोसाइट और रेड ब्लड cells are most abundant of all cells in blood and found in vertebrates। यानी एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एरिथ्रोसाइट है। ठीक है। और आपको रेड ब्लड सेल्स केवल किस में देखने को मिलेगा बेटा? आपको रेड ब्लड सेल्स आपको केवल वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। रेड ब्लड सेल्स किस में देखने को मिलेगा? वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। अब एक हेल्दी ह्यूमन में आप याद रखेंगे 5 to 5.5 यानी एक स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसी का जो काउंट होगा वो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ होगा। पर mm³ आपको पर mm³ ऑफ ब्लड बोलना चाहिए। यानी पर mm³ ब्लड में आपको आरबीसी का जो काउंट है वो 5 to 5.5 मिलियन देखने को मिलेगा। पर mm³ ब्लड में यानी पर mm³ रक्त में 50 से 55 लाख पर mm³ रक्त में आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। तो जो आरबीसी का जो काउंट है, आरबीसीज है, वो इन हेल्थी एडल्ट यानी एक स्वस्थ मनुष्य में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियंस ऑफ आरबीसी पर mm³ ऑफ ब्लड। यहाँ पर mm³ का यूनिट थोड़ा सा गलत हो गया है, बट आप ऐसा लिखेंगे ना, क्योंकि यूनिट को पर लिखा जाता है। ठीक है। तो वापस से एक बार कि हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है आरबी किसे किसे मिलकर बना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है। ये तीनों मिलकर हमारे ब्लड का 45% पार्ट बनाएंगे बेटा। ठीक है। एरिथ्रोसाइट को आप रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होगा हमारे ब्लड में। और ये केवल वर्टिब्रेट्स में पाया जाएगा, यानी केवल कशेरुकी जीव में बस पाया जाएगा। और एक हेल्थी ह्यूमन में यानी एक स्वस्थ मनुष्य में 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ आरबीसी होगा। पर mm³ में हमारे ब्लड के पर mm³ में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी आपको देखने को मिलेगा, अगर वो एक हेल्थी एडल्ट मैन है, एक स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य में तो आपको देखने को मिल रहा होगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, आपको देखने को मिल रहा होगा ये डब्ल्यूबीसी है बेटा, सॉरी ये आरबीसी है यानी एरिथ्रोसाइट है ये। ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी है और ये प्लेटलेट्स है। ठीक है ना? तो आप देख लो आरबीसी कैसा दिख रहा है, देख लो आप डब्ल्यूबीसी में अलग अलग सेल्स दिख रहे हैं जिसको आपको मैं बताने वाला हूँ। और ये है प्लेटलेट्स है।
इन हेल्थी एडल्ट मैन 5 to 5.5 million of RBCs per mm cubic of blood. RBC are formed in red bone marrow in adult. तो वयस्क मनुष्य में, एक एडल्ट ह्यूमन में हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन बेटा, इसका आरबीसी का जो फॉर्मेशन जो आरबीसी का फॉर्मेशन है, ये बोन मैरो में होगा। कहाँ होगा? मैरो में होगा बोन मैरो में होगा। तो एक हेल्दी ह्यूमन बोलता हूँ, एक एडल्ट में, एक वयस्क मनुष्य में रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होगा, फॉर्मेशन। ठीक है। अब आरबीसी जो हमारा जो आरबीसी होता है बेटा, उसका न्यूक्लियस नहीं होता हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक एडल्ट आरबीसी के सेल्स में आपको न्यूक्लियस एब्सेंट निकलेगा, यानी केंद्रक देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो यही बोला है, आरबीसीज आर डिवाइड्स इन द न्यूक्लियस द मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी हमारे मैमल्स के आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। अब दूसरा कि आरबीसी का शेप देख रहे हो बेटा, आरबीसी का शेप आप देख पा रहे हो, ये इधर से उभरा हुआ है, फिर अंदर है, फिर उभरा हुआ है। ये देख लो, ये वाला आप आरबीसी देख लो, अगर इससे ज्यादा क्लियर होगा ये वाला। ठीक है ना। तो हमारे आरबीसी का जो शेप है वो बाई कॉनकेव शेप का होता है। हमारे आरबीसी कौन से शेप का? बाई कॉनकेव शेप का है। दे हैव रेड ब्लड कलर। हाँ, जो हमारा आरबीसी है वो रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड है वो लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए आप इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हो, है ना। रेड ब्लड सेल्स का मतलब यानी ऐसे सेल्स जो रेड कलर के हैं, है ना। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट का जो रेड कलर है, हमारे जो ब्लड का रेड कलर है, वो हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग, क्या कौन सा कंटेनिंग? एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है बेटा, एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। इस कारण से इसे ऐसा नाम दिया गया है, और इनका जो सेल्स का कलर है वो इसी कारण रेड होता है। ठीक है ना। तो हमारे जो ब्लड का जो कलर है रेड कलर, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ना। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml of blood। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में, किसमें? स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml ब्लड में आपको आरबीसी हीमोग्लोबिन कितना देखने को मिलेगा बेटा? 12 से 16 ग्राम। 12 से 16 ग्राम आरबीसी आपको देखने को मिलेगा, मतलब 12 से 16 ग्राम आरबीसी पर 100 ml ब्लड में आपको देखने को मिलेगा। यस, और पर 100 ml ब्लड में आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। हीमो उस समय गलत बोल दिया था सर, हीमोग्लोबिन। तो 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। हेल्थी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, इन एवरी 100 ml of blood। ठीक है। These molecules plays the significant role of transport and of respiratory gases। यानी जो ये जो मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल? जो हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, जो आपका हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है बेटा? जो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अरे अरे, क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। इस पर ही अगर वो CO2 भी इसी पर अटैच होता है, तो गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करेगा, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ना। तो वो ऑक्सीजन को बाइंड कौन करेगा? हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही करेगा। हमारे ब्लड में आरबीसी को बाइंड करने वाला प्रोटीन कौन है? हीमोग्लोबिन है।
अब देखिए, हीम का मतलब होता है बेटा आयरन, हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यानी एक ऐसा प्रोटीन जो आयरन को कंटेन किया हुआ है, इसलिए मैं बोला आपको ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, जो O2 और CO2 दोनों को बाइंड कर सकता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है। सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है गैस से बाइंड करने की, मैं आपको बता देता हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हीमोग्लोबिन की सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी है, वो सबसे ज़्यादा एफिनिटी रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, है ना। सबसे ज़्यादा एफिनिटी किससे रखेगा ना, सबसे ज़्यादा तेजी से बंध किससे बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से, और लास्ट में ऑक्सीजन से। यानी जो बुरा चीज़ है वो इंसान पहले ग्रहण कर लेता है, कुछ कुल मिला के बोलने का मतलब ये है इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो हमारा ब्लड भी ऑक्सीजन को ना लेके, अगर वहां पास कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उनको पहले लेगा। समझ पा रहे हैं? तो वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब हीमोग्लोबिन हैज टू पार्ट, जिसका जो हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, जिसका जो 5% है वो हीम भाग बनाता है, यानी आयरन भाग बनाता है, और 95% ग्लोबिन भाग बनाता है। 95% ग्लोबिन भाग बनाता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा कुल मिला के हमारा ब्लड, आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। हमारे ब्लड कैपिलरी के अंदर का ये दृश्य है, जिसमें आपको आरबीसी दिख रहा है, आपको डब्ल्यूबीसी के सेल्स दिख रहे हैं, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इमेज है, मतलब मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसको स्लाइड बनाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो आरबीसी है, इसका लाइफ साइकिल कितने दिन का है? तो ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन बॉडी का मतलब मैमल्स का, यार ह्यूमन बॉडी का बोल रहा हूँ मैं। तो मैमल्स के आरबीसी का लाइफ साइकिल, आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है, वो कितने दिन का है बेटा? 120 दिन का है। 120 दिन का है, यानी 120 डेज का है। फिर इसके बाद ये 120 दिन के बाद जो आरबीसी है, ये स्प्लीन में जाएगा, स्प्लीन में जाएगा, और स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लीन में जाके ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए स्प्लीन को, स्प्लीन एक बॉडी ऑर्गन है, इसीलिए स्प्लीन को आप ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब कब्रिस्तान में क्या होता है? लाशों को जलाया जाता है ना। तो आरबीसी जहां जाके डिस्ट्रॉय होगा, वो कौन सा ऑर्गन है? स्प्लीन है बेटा। तो स्प्लीन में आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा, इसीलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आरबीसी हैज एवरेज लाइफ स्पान या लाइफ साइकिल एक ही चीज होता है। ठीक है, ऑफ 120 डेज आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। इसको स्प्लीन को आप क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा जो आरबीसी है, यानी जो रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमको बात करना है ल्यूकोसाइट के बारे में। मैं यहाँ पास अलग से पॉइंट नहीं बनाया, यहाँ पास ये अलग से पॉइंट होना था। अब बात करेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। तो ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी क्या? इसके लिए आप पेन चेंज कर लेते हैं, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। नहीं, अच्छा कलर नहीं, क्या येलो कलर लेते हैं। तो देखिए, डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोलेंगे? डब्ल्यू नहीं यार, अच्छा पेन लेना पड़ेगा, कलर सही नहीं है। तो डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोलेंगे? डब्ल्यूबीसी को आप बोल सकते हैं सर, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। जैसे आरबीसी को आपने क्या बोला था? सॉरी, आरबीसी को आपने क्या बोला था? एरिथ्रोसाइट बोला था, एरिथ्रोसाइट बोला था। आरबीसी को आपने एरिथ्रोसाइट बोला था, तो डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का कोई भी कलर नहीं होता, यानी ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता। यानी डब्ल्यूबीसी में, यानी ल्यूकोसाइट में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन
नहीं पाया जाता, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो WBC है, या फिर आप इसी को आप ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं, इसमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। तो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होने के कारण ही हमारा जो WBC है वो कलरलेस है। क्या है बेटा ये? कलरलेस है ना? एक मिनट, क्या है ये? कलरलेस है। क्या हो गया? इरेजर, हाँ पेन आ गया। क्या है? एक मिनट, अरे क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो WBC है वो क्या है? कलरलेस है, यानी रंगीन है, इसका कोई कलर नहीं होता है ना, रंगीन है। ठीक है, हमारा जो WBC है वो रंगीन है। ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात कि WBC के सेल्स में, है ना, WBC के सेल्स में यानी श्वेत रक्त कर्णिका बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, या श्वेत रक्त कर्णिका, श्वेत रक्त जो कर्णिका है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स है, इंग्लिश में व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, यानी न्यूक्लियस जो है ये प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस पाया जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स में। व्हाइट ब्लड सेल्स में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो दे आर न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनमें नाभिक पाया जाता है, and are relatively lesser than the number of which average value is 600 to 800 per mm cubic of blood। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में, किसमें? एक स्वस्थ मनुष्य में, जिसको आप हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं, एक हेल्दी एडल्ट बोल सकते हैं, एक हेल्दी एडल्ट में, ये अलग है ना। एक हेल्दी एडल्ट में आपको जो WBC का काउंट है ये 6000 से 8000, 8000, 8000, एक हेल्दी ह्यूमन के ब्लड में आपको 6 से 8000 पर mm क्यूबिक में आपको ऑफ ब्लड में आपको WBC देखने को मिलेगा, यानी WBC एक स्वस्थ मनुष्य में 6 से 8000 पर क्यूबिक ब्लड में पाया जाएगा। तो पर क्यूबिक ब्लड में, यानी एक ब्लड में प्रति क्यूबिक में 6 से 8000 WBC पाए जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है विच एवरेज वैल्यू इज 600 टू 800 ऑफ पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में WBC का जो काउंट है वो 6000 से 8000 पर क्यूबिक ब्लड होगा। ठीक है। अब ये जो ल्यूकोसाइट है, देखो आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है तो पढ़ा थी 120 दिन का। अब जो WBC है बेटा ये शॉर्ट लाइफ होते हैं, यानी इनका जो जीवन है वो अल्प समय के लिए होता है, इनका जो जीवन है आप बोल सकते हैं अल्प समय के लिए होते हैं, यानी थोड़े टाइम के लिए ही ये जीवित होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं 15 आवर्स टू 2 डेज, है ना, यानी 15 घंटे से 2 दिन तक इनका लाइफ साइकिल होता है या लाइफ स्पान होता है, यानी जीवन की जो अवधि है WBC या ल्यूकोसाइट की वो 15 आवर टू 2 डेज की है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो एक ये पॉइंट था जो पर क्यूबिक ब्लड में आपको WBC का जो काउंट है ये याद रखना है, 6 से 8000। ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसको बोलेंगे बेटा? स्प्लीन को बोलेंगे, ये भी याद रखना है आपको। लाइफ साइकिल RBC का 120 दिन का होता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा कि RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन WBC न्यूक्लिएटेड होते हैं, WBC के जो सेल्स है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। अब क्या होता है, अगर अगर पर क्यूबिक ब्लड में अगर आपका जो WBC काउंट है, WBC आप इसको बोल सकते हैं काउंट बोल सकते हैं, जो WBC काउंट है ये मोर देन मोर देन मोर देन 1 लाख चले जाता है, मोर देन 1 लाख चले जाता है, मोर देन अगर ये 1 लाख चले जाता है तो ब्लड कैंसर का खतरा हो सकता है बेटा। ब्लड कैंसर ब्लड कैंसर का खतरा हो सकता है। इस ब्लड कैंसर को आप बोलते हैं ल्यूकेमिया। जब WBC की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो आप इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया।
ठीक है। तो जो WBC काउंट है, या फिर आप इसको बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको आप बोल सकते हैं TLC बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होगा टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। क्या होगा? टोटल ल्यूकोसाइट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोल सकते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट जो काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है। अगर मैं इसको रेड पेन में लिखूं तो, हाँ यहाँ पास लिखते हैं, यहाँ पास समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लिखिए, रुकते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको बना के लिखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा हिच पिच हो गया ना, हौच पौच हो गया था। देखिए, अगर एक हेल्दी एक हेल्दी एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में, एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन में जो WBC काउंट है, WBC काउंट, जो WBC काउंट है, ये WBC जो काउंट है, ये WBC काउंट 6000 टू 8,000 पर क्यूबिक ब्लड होता है ना। 6000 टू 8,000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, यस और नो। तो ये जो WBC का काउंट है। लेकिन लेकिन अगर अगर ब्लड कैंसर होता है, तो ब्लड कैंसर की स्थिति में आप इसको बोल सकते हैं ल्यूकेमिया बोल सकते हैं। जब WBC का जो काउंट है, जो WBC काउंट है, ये मोर देन WBC काउंट, जिसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? TLC को, टोटल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मोर देन 1 लाख हुआ, मोर देन 1 लाख हुआ, तब ल्यूकेमिया की स्थिति बनेगी बेटा, तब ब्लड कैंसर का खतरा बनता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल ब्लड है। नॉर्मल ब्लड में आपको नॉर्मली मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा है, लिम्फोसाइट आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? तो ये ब्लड कैंसर की स्थिति है। समझ पा रहे हैं? तो जब भी ब्लड कैंसर मोर देन, मतलब WBC जो काउंट है मोर देन अगर 1 लाख हो जाता है, मोर देन 1 लाख हो जाता है, 3 लैक्स हो जाता है, 2 लैक्स हो जाता है, तो ल्यूकेमिया की स्थिति है, यानी ब्लड कैंसर का खतरा बन चुका है। ये सुनो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमको WBC के टाइप पढ़ने, नेक्स्ट स्लाइड में हमको WBC के टाइप करने। तो जो WBC है बेटा, इसको दो प्रकार में, दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में दो भागों में विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित विभाजित किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है किसको? WBC को। कौन कौन से दो भागों में सर? तो WBC को कौन कौन से दो भागों में विभाजित किया जाएगा? एक तो पहला आएगा ग्रेन्युलोसाइट, एक पहला क्या आएगा? ग्रेन्युलोसाइट। और जो दूसरा आएगा वो आएगा ए ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट, यानी जिसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में, जिसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिसके सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, अगर ये सेल्स है तो इसमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिले, मतलब वो ग्रेन्युलोसाइट है। और जिसमें आपको ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलते हैं, उसको आप क्या बोलेंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट में 3 सेल्स हैं बेटा, न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है और बेसोफिल है। इन तीनों को हम ग्रेन्युलोसाइट में यानी कणिकामयी कोशिकाओं में लाते हैं। और अकणिकामय WBC में आप लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को गिनेंगे। किसको? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को गिनेंगे। ठीक है, अब जो न्यूट्रोफिल है, ये हमारे WBC में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में। अगर हमारे WBC में कोई सेल है तो वो है न्यूट्रोफिल, 60 to 65% बोल सकते हैं, 60 to 65%। दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा बेटा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। आप NCERT का डायग्राम जरूर देखिए, जरूर देखिए, न्यूट्रोफिल को जरूर देखें। ठीक है, तो ये मतलब जो इनका जो लोब है, न्यूक्लियस का जो लोब है, ये 5 to 3 लोब हो सकता है। ठीक है,
समझ पा रही, या फिर बाइलोब भी हो सकता है। बाइलोब भी मतलब सॉरी, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट ही होगा। तो यहाँ पर से वही बात लिखी है कि जो न्यूट्रोफिल है आर मोस्ट अबंडेंट 60 to 65% मोस्ट एक्टिव विथ 3 to 5 लोब न्यूक्लियस, वाइल इयोसिनोफिल इन बाइलोब्ड, यानी जो इयोसिनोफिल है हमारे ब्लड में वो बाइलोब्ड है। इयोसिनोफिल बाइलोब्ड है। ठीक है। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है कि ये फैगोसाइटोसिस करते हैं एसोसिएटेड विद द एलर्जिक एंड द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। ठीक है, इन्फेस्टेशन ठीक था ये, इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन। ठीक है, इन्फेस्टेशन यानी जो हमारा न्यूट्रोफिल है और इयोसिनोफिल है। न्यूट्रोफिल है और इयोसिनोफिल, तो न्यूट्रोफिल तो मल्टी लोब्ड है और इयोसिनोफिल बाइलोब्ड है। तो ये किसमें, तो जो न्यूट्रोफिल है तो फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करता है। न्यूट्रोफिल किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, फैगोसाइटोसिस में। और जो इयोसिनोफिल है ये एलर्जिक और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन, यानी जो भी जो पैथोजन होगा उसका फैगोसाइटोसिस है ना, पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक क्रियाओं में आपका इयोसिनोफिल होगा और फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल करेगा। अब जो तीसरा है ये है बेसोफिल। बेसोफिल फैगोसाइटोटिक सेल है ना, और ये एलर्जिक रिएक्शन में भी सम्मिलित होता है। बेसोफिल तीन चीजों को सिक्रेट करेगा, तीन चीजों को स्रावित करता है, एक हिस्टामिन है, एक सेरोटोनिन है और एक हेपारिन है। ठीक है। इन तीन ये तीनों, ये जो बेसोफिल है ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में शामिल होगा बेटा। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन यानी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये शामिल होगा। बेसोफिल सबसे ज्यादा कम मात्रा में पाया जाता है हमारे ब्लड में, जिसका जो अमाउंट है 0.5 to 1%, 0.5 to 1% अमंग डब्ल्यू बी सी, अमंग WBC। ठीक है। अब ल्यूकोसाइट, ठीक है, एक तो देखो ग्रेन्युलोसाइट में तीन चीज पढ़े थे, इसको एक बार दिखा देता हूँ। देखो ग्रेन्युलोसाइट में तीन चीजें पढ़े हमने, न्यूट्रोफिल पढ़ा, न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल बेटा एक फैगोसाइटिक सेल, क्या सेल है, फैगोसाइटिक सेल। एक मिनट बेटा, मेरे को ना 2 मिनट देना, एक्चुअली मेरा ना माइक निकल गया है, इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है, हाँ मैं क्या बोल रहा था कि जो हमारे न्यूट्रोफिल और जो मोनोसाइट है ना, जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल एक तो न्यूट्रोफिल का जो अबंडेंस है हमारे बोलना चाहिए, अगर हम इसको मिटा दें, इसको तो लिख ली होगी है ना। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ग्रेन्युलोसाइट के तीन पार्ट हैं। यार कहाँ मूवी चल रहा है यार, कुछ चल रहा है, आवाज बहुत आ रहा है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे डब्ल्यूबीसी को हमने दो टाइप में पार्ट किया था, पार्ट में बांटा था। तो सबसे पहला था ग्रेन्युलोसाइट, है ना, ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन तीन भाग किए थे। पहला न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और जो तीसरा आएगा ये आएगा बेटा बेसोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल।
तो न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और बेसोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल है ये हमारे ग्रेन्युलोसाइट में, यानी डब्ल्यूबीसी में जो दो पार्ट था, पहला तो ग्रेन्युलोसाइट था, अब ग्रेन्युलोसाइट में भी न्यूट्रोफिल हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा है, दैट इज 60 to 65%, 60 to 65%। कौन? न्यूट्रोफिल। दूसरा कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्या है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, दूसरा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल है, जो न्यूट्रोफिल है, कौन? न्यूट्रोफिल, ये क्या करता है? न्यूट्रोफिल और आपका बोल सकते हैं मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, है ना, यहाँ पास लिखा होगा। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? फैगोसाइटोसिस, इओसिनोफिल इज द बाइलोब्ड एसोसिएटेड विद द एलर्जी। हाँ, तो मैं न्यूट्रोफिल का आपको बता देता हूँ। जो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल ये क्या करता है? ये मोनोसाइट के साथ मिलकर, मोनोसाइट के साथ मिलकर ये फैगोसाइटोसिस, यानी जो पैथोजेंस है जो हमारे शरीर में अंदर में प्रवेश किए हैं उनको समाप्त करने का काम करते हैं। यानी जो पैथोजेंस है या फिर जो फॉरेन पार्टिकल्स है ना, पैथोजेंस है, पैथोजेंस है, इनको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा, है ना, फैगोसाइटोसिस करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। कौन? आपका न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के साथ मिलकर, ठीक है। इओसिनोफिल क्या करेगा? इओसिनोफिल ये एलर्जिक रिएक्शन में भाग लेता है। कौन से रिएक्शन? इओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। जो बेसोफिल है ये तीन चीजों को सीक्रेट करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। देखो बेटा, बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाया जाता है हमारे ब्लड में, दैट 0.12 हमारे ब्लड के डब्ल्यूबीसी, है ना। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में, शोधकारी प्रतिक्रियाओं में ये भाग लेगा। समझ पा रहे? तो इसका बेसोफिल हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट में होता है, ठीक है। अब अब पढ़ेंगे हम ए ग्रेन्युलोसाइट। किसको पढ़ेंगे हम? ए ए ग्रेन्युलोसाइट को। किसको पढ़ेंगे? ए ग्रेन्युलोसाइट को। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में पहला पहला हम लिम्फोसाइट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मोनोसाइट को पढ़ेंगे। ये दोनों के दोनों ए ग्रेन्युलोसाइट में रखे गए हैं, ठीक है, दोनों के दोनों ए ग्रेन्युलोसाइट में रखे गए हैं। दूसरा कि जो मोनोसाइट है ये हमारे डब्ल्यूबीसी का लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, यानी सबसे बड़ा सेल कौन है बेटा? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कोशिका कौन है डब्ल्यूबीसी की? तो मोनोसाइट। तो जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट सेल है हमारे डब्ल्यूबीसी का, लार्जेस्ट सेल इन आवर डब्ल्यूबीसी, यस और नो, यानी सबसे बड़ी सेल जो है वो है कौन? मोनोसाइट है। अब सबसे पहले पार्ट करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट में। एक ग्रेन्युलोसाइट मतलब इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे, है ना, कोई भी ग्रेन्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा साइटोप्लाज्म में इनके सेल्स के। तो लिम्फोसाइट में, लिम्फोसाइट के पहले बारे में पढ़ते हैं। तो लिम्फोसाइट 20 to 25% हमारे डब्ल्यूबीसी का भाग बनाता है, ठीक है, जिसको आप मेजरली टू टाइप में डिस्ट्रिब मेजर टू टाइप में आप विभाजित कर सकते हैं। एक तो बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी lymphocyte आर responsible फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। यानी दोनों बी और टी lymphocyte ये दोनों के दोनों हमारे बॉडी में प्रतिरक्षा रिस्पॉन्स के लिए या इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं, ठीक है, दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। तो देखो, ये जो बी लिम्फोसाइट है ना, इसको वो बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, मतलब बी लिम्फोसाइट को आप बोल सकते हो कि ये इससे इससे जो इम्यूनिटी जो डेवलप करते हैं उसको आप बोलेंगे ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलेंगे, और जो टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेगा उसको आप बोलेंगे टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में फर्क क्या है? बी लिम्फोसाइट का बी लिम्फोसाइट का बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन है बेटा, जो परिपक्वन है, मैचुरेशन यानी मैच्योर करना, इसका जो मैचुरेशन है वो बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में मैचुरेशन के बाद बी लिम्फोसाइट बनता है। लेकिन लेकिन अगर अगर लिम्फोसाइट बनने के बाद, बोन मैरो से लिम्फोसाइट बनने के बाद, देखो ब्लड सेल्स तो बोन मैरो ही बनाएगा। लिम्फोसाइट बनने के बाद, क्या होने के बाद? बनने के बाद, आफ्टर फॉर्मेशन, बनने के बाद
क्या होता है, इनका जो मैचुरेशन है, इनका जो परिपक्वन है, इनका जो मैचुरेशन है, ये मैचुरेशन अगर अगर ये मैचुरेशन अगर थाइमस ग्लैंड में होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है, तब आप इसको क्या बोलेंगे बेटा, टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। इस प्रकार के लिम्फोसाइट को आप क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टी लिम्फोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ ली गई है। ठीक है, तो इसको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रफ करूंगा। ले लिए, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। मैं दिख रहा नहीं हूँ एक्चुअल में, मैं कैमरा ऑन नहीं किया हूँ। ठीक है, बीच में कुछ शोर शराबा भी हुआ होगा, क्योंकि एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ वो एक्चुअली फ्लैट्स हैं, तो फ्लैट में बगल वाले घर वाले लोग कुछ ज़्यादा ही, समझ पा रहे होंगे ना क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो कुछ ऐसा ही है। हाँ, अब पेन आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो WBC हमारा कंप्लीट हुआ, ल्यूकोसाइड हमारा कंप्लीट हुआ। ल्यूकोसाइड में हमने पहला ग्रेन्युलोसाइड भी पढ़ा, ग्रेन्युलोसाइड पढ़ा, और दूसरा पढ़ा ए ग्रेन्युलोसाइड पढ़ा, ए ग्रेन्युलोसाइड पढ़ा। ग्रेन्युलोसाइड में भी हमने 3 पार्ट देखे, कौन कौन, इसको आप वर्ड से याद रखते हैं, बैन याद रख सकते हैं, बैन। तो जो न्यूट्रोफिल, उसके बाद ईओसिनोफिल, और उसके बाद बेसोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा मात्रा में और बेसोफिल सबसे कम मात्रा में। एक ग्रेन्युलोसाइड में भी हमने 2 पार्ट पढ़ा, कौन कौन सा, एक तो पहला मोनोसाइट, मोनोसाइट लार्जेस्ट सेल है हमारे ह्यूमन WBC का, है ना। और दूसरा पढ़ा आपने लिम्फोसाइट, क्या पढ़ा, लिम्फोसाइट पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा, लिम्फोसाइट पढ़ा। अब आप बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, इसको भी अलग हेडिंग बना के देना था, बट मैं बना नहीं पाया, स्लाइड बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सब काम अकेले मेरे को ही करना पड़ता है यहाँ पर। अब बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, आप थ्रोम्बोसाइट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने WBC को ल्यूकोसाइट बोला, RBC को एरिथ्रोसाइट बोला, तो हम प्लेटलेट्स को, किनको, प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स को आप क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसका स्पेशल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे। ठीक है, तो प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। एंड ये किससे बनता है, ये हमारे बोन मैरो में एक हमारे बोन मैरो में एक स्पेशल सेल बनता है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। हमारे बोन मैरो एक स्पेशल सेल को बनाता है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो टूटकर वो टूटकर क्या बनाते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट को बनाते हैं। तो फ्रैगमेंट्स ऑफ प्रोड्यूसेस फ्रॉम अ मेगा कैरियोसाइट, यानी जो प्लेटलेट्स हैं, जो प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलेगा, ऐसा दिखते हैं प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स इसको बनाने वाली जो सेल है वो बोन मैरो का ही सेल है, बोन मैरो का ही सेल है, और उस बोन मैरो की स्पेशल सेल को आप बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। तो मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स हैं, मान के चलिए कि ये मेगा कैरियोसाइट है ना, एक्चुअल में स्टार शेप होता है मेगा कैरियोसाइट। तो इनके फ्रेगमेंट्स जब टूटेंगे और यही टूटकर क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोसाइट बनाएंगे, थ्रोम्बोसाइट, या आप इसी को बोल सकते हैं प्लेटलेट्स बनाएंगे। तो मेगा कैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स हैं यही क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट एंड आल्सो फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोड्यूसेस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट आर स्पेशल सेल ऑफ बोन मैरो। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लियोटेड, प्लेटलेट्स में कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। एक हेल्दी ह्यूमन में, एक ब्लड में आपको नॉर्मली इनका जो काउंट है वो 1.5 लाख से 3 लाख पर MM³ देखने को मिलेगा। पर MM³ ऑफ ब्लड में आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में आपको प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। पर MM³ ब्लड में आपको 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स काउंट देखने को मिलेंगे। प्लेटलेट्स कैन रिलीज a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or a clotting of blood। यानी जो प्लेटलेट्स हैं ये कुछ पदार्थों को स्रावित करते हैं, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। इनमें से जो ज्यादातर हैं वो ब्लड के स्कंदन यानी ब्लड के क्लॉटिंग में भाग लेते हैं।
है ना, इस ब्लड क्लॉटिंग को आप कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये दिस इज पार्टिसिपेट द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो प्लेटलेट्स किस में पार्टिसिपेट कर रहा है बेटा, ब्लड के क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और इनके इनके प्लेटलेट्स में अगर कमी हुई, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में अगर प्लेटलेट्स की कमी हुई तो ब्लड क्लॉट हो नहीं पाएगा। अगर कहीं पर आपका चोट लग गया है तो चोट लगने के लिए ब्लड को रोकना जरूरी है, उसके लिए क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग बनता है। तो ब्लड क्लॉटिंग को करने के लिए जो सब्सटेंस रिलीज करेगा वो प्लेटलेट्स है। अगर प्लेटलेट्स में ही कमी हो गया तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, और ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो एक्सेस ऑफ ब्लड हमारे बॉडी से निकल जाएगा, यस और नो, जिससे ब्लड की कमी हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो लिखा है इसको पढ़ते हैं। रिडक्शन ऑफ देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। यानी अगर इनकी संख्या में कमी हुई प्लेटलेट्स की तो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, जिससे डिसऑर्डर्स उत्पन्न होगी, जो हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, यानी हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा लास्ट टॉपिक था हमारा प्लेटलेट्स। आपको बोलना है नॉन न्यूक्लिएटेड है, इनका काउंट याद होना चाहिए 1.5 लाख से 3 लाख। ये ऐसे पदार्थों को स्रावित करते हैं जो ब्लड की कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेंगे, ठीक है। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होगी तो डिसऑर्डर्स उत्पन्न होंगे, है ना, स्कंदन में डिसऑर्डर्स उत्पन्न होंगे, यानी रोग उत्पन्न होंगे, जो जिससे हमारा रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, और हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड बहकर बाहर निकल जाएगा, उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स था वो कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देख लिए एक बार फिर से फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये आपने रेड ब्लड सेल्स या फिर इसी को आप थ्रोम्बोस एरिथ्रोसाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरिथ्रो एरिथ्रो एरिथ्रोसाइड बोलेंगे, ये एरिथ्रोसाइड। ये है बेटा प्लेटलेट्स को आप बोलेंगे थ्रोम्बोसाइट, थ्रो थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट्स देख लो, ये मेगा कैरियोसाइट है, और इन मेगा कैरियोसाइट के फ्रैगमेंट्स है ना, यही अलग होकर आपका क्या बनाएंगे, प्लेटलेट्स बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए मोनोसाइट, जो लार्जेस्ट सेल है हमारे डब्ल्यूबीसी का, मैं आपको बोला था जो मोनोसाइट है वो लार्जेस्ट सेल है। डब्ल्यूबीसी को आप ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को आप क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट बोलेंगे, समझ पा रहे हैं। ये हो गया मोनोसाइट, ये लिम्फोसाइट। ये दोनों के देख ली, दोनों सेल में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये ए ग्रेन्यूलोसाइट के पार्ट में आया था, ए ग्रेन्यूलोसाइट, ये ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी इनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं क्या, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों ग्रेन्यूलोसाइट थे हमारे डब्ल्यूबीसी के, ये तीनों के तीनों ग्रेन्यूलोसाइट थे हमारे डब्ल्यूबीसी के। ये ईओसिनोफिल जो कि हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा है, इसका जो काउंट है वो 60 to 65% है हमारे ब्लड में। और बैसोफिल सबसे कम मात्रा में है हमारे ब्लड में, दैट इज 0.5 to 1% इन आवर ब्लड, यस और नो, इन आवर ब्लड, इन आवर डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बैसोफिल हो गया। इओसिनोफिल आप देख सकते हैं ये बाई न्यूक्लिएटेड है, ये एक न्यूक्लियस हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे होंगे इनके साइटोप्लाज्म में, लेकिन आपको ए ग्रेन्यूलोसाइट में क्या आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं क्या, नहीं सर, नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल है, सॉरी अपन इओसिनोफिल को बोल दिए ना, इओसिनोफिल नहीं होगा, इओसिनोफिल नहीं होता, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा, दैट इज 60 to 65%। 60 to 65% हमारे बॉडी में न्यूट्रोफिल होगा। फिर ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट इन अवर डब्ल्यूबीसी, है ना, हमारे डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल पाया जाएगा। फिर उसके बाद सबसे लीस्ट काउंट किसका होगा, बैसोफिल का होगा, दैट इज 0.5 to 1%, और इओसिनोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइट के साथ मिलकर फैगोसाइटोसिस और जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको डिस्ट्रॉय करने में पार्टिसिपेट करेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। बैसोफिल कुछ सब्सटेंस को रिलीज करेंगे जिसको आप हिस्टामिन, सेरोटोनिन और क्या बोलते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन रिलीज करता है। और जो इओसिनोफिल है ये एलर्जिक रेस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करेगा। लिम्फोसाइट में भी आपको दो लिम्फोसाइट देखने को मिल रहे होंगे, आप इसमें से एक को बोल सकते हैं आप बी लिम्फोसाइट, इसमें से आप एक को बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरा आएगा टी लिम्फोसाइट,
यस और नो। दूसरे को आप बोल सकते हैं टी लिम्फोसाइट। तो इसी के साथ हमारा जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसके बाद हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में आपको ए बी ब्लड ग्रुप भी बताऊंगा, और जो आर एच ब्लड ग्रुपिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। रिवाइज करते रहिए।